बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है, अपने प्यारों के साथ टाइम गुजारें, क्योंकि क्वालिटी टाइम वही है जो आप अपनों के साथ गुजारते हैं। अच्छा, समटाइम लोग ये भी कहते हैं घर में रहो तो लड़ाई भी हो जाती है, होती भी है। अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर ज़्यादा टाइम घर में रह रहे हैं, सो घर में मसाइल ही आजकल इस तरह के चल रहे होते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि खुश रहें, बातों को नज़रअंदाज करें। अच्छी ज़िंदगी गुजारने का राज यही है, और शहर को साफ़ सुथरा रखने में भी अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक भी ये होगा। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर रज़ा खान साहब और वकास अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है जो आप मुस्कुरा रहे हैं ना, आप भी मेरी लड़ाई वाली बात से एग्री कर रहे हैं कि ज़्यादा टाइम रहे तो हो ही जाती है। नहीं, मैं घर से बाहर ज़्यादा रहूँ तो हो जाती है। अच्छा, हाँ, घर में रहे तो एक दूसरे के लिए गाने गा रहे होते हैं आमिर भाई, वो इसी बात पे होती है ना, क्या बातें की। हाँ, नहीं हाँ। और घर में रहे तो फिर आपको मोहब्बत आपकी और बढ़ जाती है, प्यार और बढ़ जाता है। और मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था, सुबह जब उठें और अपने साथ वाले साथी को उठाएं तो उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखें, उसको प्यार से उठाएं। वो उठाए आपको या आप उठाएं, दोनों उठ के अगर मुस्कुरा दें तो मेरा ख्याल है सारा दिन आपका मुस्कुराते हैं। वाह, बड़ा ज़बरदस्त टिप बताइए। चलें आजमा कर बताइएगा आमिर भाई का ये फार्मूला कैसा रहा। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने आज के टॉपिक पे बात करनी है शहर सरसब्ज, शादाब और आबाद रहे हमारा। चले, यही दुआ है, शेर बन गया वैसे। सरसब्ज रहे, शादाब रहे, हमारा शहर आबाद रहे। लेकिन इसको आबाद रखने के लिए हमें मेहनत करनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारा शहर है स्मॉग के निर्गे में। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो दरख्त हमें दूर दूर तक, कहीं आप किसी बाग में चले जाएं तो नज़र आ जाएंगे, वैसे नज़र नहीं आते। शहर ये जो तब्दीली से तब्दील होता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है, तो इसका जहाँ पर कहीं एक जगह फ़ायदा हो रहा है, नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। सो हम इस पर बात करेंगे। आमिर भाई से सजेशन भी लेंगे, वकास से भी सजेशन लेने की कोशिश करेंगे कि हमने अपने शहर को आबाद करना है। आबाद तो करना ही करना है, लेकिन सरसब्ज और शादाब भी करना है। आमिर भाई, अच्छा, मुझे शायद इसलिए बुलाया गया कि मैं जीती जागती मिसाल हूँ स्मोक की। आप मेरा गला ये भी चल नहीं रहा, बिल्कुल बोल नहीं रहा था पिछले एक ये हफ्ते भी से। आप लाहौर शहर में किसी एक शख्स के ऊपर हाथ रखे जो ये ना कहे कि मुझे कुछ ये है, नहीं हुआ। गला अच्छा, मेरा है, कुछ दिन बुखार है, आंखें बहुत मुतासिर हो रही हैं। जुकाम है, आंखें हैं। हाँ। तो आप कल भाई में हॉस्पिटल गए थे तो वो बता रहे थे कि आई वार्ड में तिल धरने की जगह नहीं, इतना और रश। एक्चुअली मुझे 2 दिन पहले फील हो रहा था मेरी आईसाइट ज्यादा वीक हो गई है, फिर मुझे लगा नहीं ये स्मोक के असरात हैं। दूसरा, हमने खुद अपने साथ जुल्म किया और इस शहर के बाग ख़त्म करके, ये कभी बागों का शहर था, इसको पार्कों का शहर बनाना शुरू कर दिया। पार्क हमारे यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी बनाने की, और ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि बाग और पार्क में क्या फ़र्क है। ये अब मेरा भाई ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है कि लंदन में जो पार्क बनाए जाते हैं उनमें ग्रीन फील्ड ज़्यादा बनाई जाती है, घास ज़्यादा लगाई जाती है ताकि धूप आए और हमारे वो जो प्यारे गोरे गोरियाँ हैं वो कपड़े उतारा कर उसके धूप का मज़ा ले सकें। सही है भाई, ये जो एडिशन है बिल्कुल सही है। ये ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे क्या था कि हमने मिंटो बाग जो था वो उजाड़ दिया, हमने सर्कुलर गार्डन जो अंग्रेज ने लगाया था उजाड़ दिया, हमने छांगा मांगा के इर्द गिर्द प्राइवेट वो जो क्या किसको बोलते हैं, नहीं सर, कट्टो जो काटते हैं लकड़ी को, लकड़हारे को, आरा मशीनें सैकड़ों की तादाद में है। मुझे कोई एक बता दे कि वहाँ एक आरा मशीन नहीं होनी चाहिए प्राइवेट उस जंगल के इर्द गिर्द। उस जंगल के अंदर फ्रॉड क्या हो रहा है, और अभी चंद दिन पहले मेरी बेटी होके आई है वहाँ से, उसने मुझे बताया कि दरख्त काटे जाते हैं और वहाँ पे पार्क बना दिया जाता है। ये मोनूमेंट है, और उसके साथ आपने 8 एकड़ जगह जो है उसको पार्क, बेंच लगाए, 2 छोटे छोटे पौधे लगाए, 4, और वहाँ से आपने 8 एकड़ दरख्त काट के ख़त्म कर दिए। तो ये वहाँ पर फ्रॉड हो रहा है। और क्या हम एक छांगा मांगा अंग्रेज़ ने बनाया था हम नहीं बना सकते? मुझे पिछले दिनों दावत आई थी बहालपुर के नज़दीक से, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसनूई झील वहाँ पर मौजूद है, जिसका पूरा निज़ाम मौजूद है, और उसके अंदर अब घास उगना शुरू हो गई है। अब वो पानी जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया। उसका पानी आता कहीं से था, निकास कहीं से होता था, उसके साथ जंगल था, फिर लाल सुहारना पार्क था। ये सब अंग्रेज़ों के किए हुए काम है। क्या हम, हमारी कोई हुकूमत, चाहे इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड हो, निगरान हो, क्या एक छांगा मांगा और नहीं बना सकते?
इतनी हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन इनके पास मौजूद है जिन पर कब्ज़े हैं, जिनको आबाद किया जा सकता है। काला बाग डैम बने ना बने, उसके साथ साथ इतनी ज़मीन है तो वहाँ पर आप जंगल लगा सकते हैं। लाहौर शहर में आप मैंडेटरी कर सकते हैं कि जो घर बनाएगा वो साथ में दरख्त लगाएगा। क्यों हम नहीं कर पा सर? PHA जो फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ, सबसे बड़ा फ्रॉड। गला मेरा ख़राब है, इसको बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन सबसे बड़ा फ्रॉड इस शहर के साथ PHA ने किया। आमिर माजरत, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू PHA ने हमारे शहर के साथ क्या किया, ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और शहर में शहर को सरसब्ज करने के लिए क्या किया जा सकता है, स्मॉग की सूरत हाल, पोल्यूशन की सूरत हाल, कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं CM साहब की जानिब से, उन पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अभी PHA ने हमारे शहर के साथ क्या किया वो बता रहे थे। PHA ने, अब बिल्कुल आप सही, वक्फे में जाने से पहले क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इस मुल्क में जब कामरान निशारी साहब को इस सूबे में लाहौर में PHA का हेड लगाया गया तो उन्होंने एक नया खजूर कल्चर दिया कि मुख्तलिफ जगहों से दरख्त हटा के वहाँ खजूरें लगा दी। और इसकी बेहतरीन मिसाल आपको मेन बुलेवार्ड नज़र आएगा। ये खजूर कल्चर ऐसा आया कि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ पर भी उन्होंने बड़े दरख्त कटवा के खजूरें लगवा दी। जो नई सोसाइटियाँ बनी उन्होंने भी अपने गेट्स को खूबसूरत बनाने के लिए खजूरें लगा दी। ये खजूर कल्चर यहाँ का नहीं था। और यहाँ जो खजूर लगाई जाती थी या लगती थी वो छदरा के पार थी, वहाँ नज़र आती थी। वहाँ बाकायदा एक बाग था खजूरों का, किसी ज़माने में हुआ करता था। लंबी खजूरें थी, अभी भी आपको शिमला पहाड़ी पे वो 2 खजूरें नज़र आती हैं। ये वाली जो खजूरें हैं ये कहाँ से आई? इसके बदले और क्या लाया गया? दरख्त लगाने की जगह आपने मुख्तलिफ किस्म के पाम ट्रीज़ जो हैं वो शहरियों के सर पे मर दिए। आपने छोटे साइज़ के 8-8, 10-10 फुट के जो पौधे हैं जिनका पता नहीं क्या हिंदुओं वाले नाम है उनके, वो आपने लगा दिए। अशोक करके नाम है, अशोक हिंदुओं का नाम है जी, मेरा मुसलमानों को तो कोई अशोक नहीं होता। नहीं तो मैं ज़रूर कामरान निशारी साहब का नाम अशोक कुमार रख देता हूँ, कुछ इस तरह का नाम रख देता हूँ। लेकिन वो दरख्त लगा दिया। अब ये दरख्त ना परिंदे इसको पसंद करते हैं, परिंदे यहाँ से भाग गए। ये दरख्त साया नहीं देते, नहीं नजर आते। ये दरख्त साया नहीं देते। और जो आप कहते हैं हमें दूर दूर तक दरख्त नजर नहीं आता, तो आपको ये पौधे नजर आते हैं। सही क्या आपने? क्योंकि ये छोटे साइज के हैं। आप गुलेची लगा दिया जिसका कोई फायदा नहीं था, जिस पे जहरीली वो निकलती थी। और आप देखें कि सितम ज़रीफ ये है कि हमने अपने हाथों से ये काम किए हैं, खुद किए हैं। हमने किया, वही तो कह रहे और आपने कहा मैंने एक शेर बना दिया शुरू में, आपने जब बात की थी, तो मैं भी कहता हूँ कि धरती की शान बढ़ाओ, नीम पिपल ते बोर्ड लगाओ। आज आप माल रोड पे कहते हैं साइकिल चलाओ, माल रोड पे गिनते चले जाएं पीपल के दरख्त कितने हैं। किसने लगाए थे? हिंदुओं ने लगाए थे। हिंदुओं ने, जिन्होंने माल रोड डिज़ाइन किया है वो गंगा राम डिज़ाइन कर गया। और उसने जो बिल्डिंग्स हैं उस बिल्डिंग्स के सामने उसने पीपल के दरख्त लगवाए, आज तक हमारे काम आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और आपने क्या लगवाया? आपने कोई अल्पाइन, पता नहीं क्या क्या नाम है, मुझे तो नाम ही गंदे लगते हैं वो। अब थोड़ा सा देसी दरख्तों वाले नाम ही नहीं है। फिर आपने ग्रीन बेल्ट्स को उठाकर रोड साइड से ऊपर कर दिया। पूरी दुनिया में ये सारी सोसाइटियों को ये दिया। अना चंद साल पहले मैं कसूर गया, उर्स था, उसकी कवरेज के लिए मुझे जाना था। तो मुझे इतनी देखकर खुशी हुई कि 2 तरफा रोड, उसके दरमियान जो ग्रीन बेल्ट है उस पर उन्होंने जामुन इनक्लेव, उस पर उन्होंने और दरख्तों के अमरूद इनक्लेव, यानी उनके नाम रखे हुए थे मुख्तलिफ पोर्शंस के अंदर ना, कि यहाँ पर ये वाले दरख्त लगा दिए गए हैं। उसमें चिनार इनक्लेव, जो कचनार होती है, इसका उन्होंने लगाया हुआ था, पूरा उन्होंने एरिया बनाया हुआ था। अब मुझे कुछ दिन पहले जाने का इत्तेफाक हुआ, सॉरी मैं इसका टाइम ले जाता हूँ, जाने का इत्तेफाक हुआ, वो सारे इनक्लेव ख़त्म करके जाली दरख्त लगा दिए गए। जाली दरख्त इसलिए जो बहुत जल्द उगने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं, उनका कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरा, जो उस रोड पर, फिरोजपुर रोड पर सोसाइटीज़ बन रही, सॉरी टू से, उन्होंने वो इनक्लेव ख़त्म करके अपने एडवर्टाइजिंग बेंचेस, हट्स, वो बनवा दिए उन्होंने। वहाँ से दरख्त ख़त्म हो गए। मुझे ये बताएं, PHA कहाँ सोया पड़ा था, LDA कहाँ सोया मरा है, ये सारे लोग कहाँ हैं? कहते हैं समूह के जिम्मेदार। सारे लोगों के मिलके ये काम हो रहा है, तो फिर कौन इसका हल निकालेगा? वकास, आप काफ़ी टाइम यूके रह के रहे हैं, एक्सपीरियंस कुछ वहाँ का शेयर करें। अच्छा एक्सपीरियंस ना वहाँ की तो हम छोड़ें, जो इश्यूज यहाँ पे हाईलाइट किए ना,
आप अभी बात कर रहे थे ना कि पीपल के दरख्त लगाए। आज से 10-12 साल पहले पंजाब का जितना भी नहरी निज़ाम था ना, वहाँ पे आपको 2 दरख्त बहुत ज़्यादा मिलते थे, एक शीशम का और दूसरा कीकड़ का। सड़कों पर भी यही था। ये अर्ली 50-60 में लगे हुए थे। आज आप पूरे पंजाब का नहरी निज़ाम देख लें, आप सड़कों का निज़ाम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, कहीं पर भी आपको कोई दरख्त नहीं मिल रहा। वही तो कह रही ठीक है। छोटे अच्छा, पौधे लगा के अपनी तरह से सजाने की कोशिश आपने ना, मैं आप भी बात करते हैं और आप वहाँ पे रह के आए, तो हम तो खैर थोड़ा अर्सा रह के आए हैं ना, तो जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं ना, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं बड़े, वो तो उनकी तो तरबियत भी वहीं पे है ना, वो तो उसी मुआशरे की प्रोडक्ट है। सियासतदान भी वो तो उसी मुआशरे की प्रोडक्ट है ना। अगर उन्होंने, वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, हमसे ज़्यादा वो रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने फितरत के साथ पंगा नहीं लेना। उन्होंने अगर ये डिसाइड कर लिया और इन्वायरमेंट इश्यूज़ को इतना सीरियसली ले रहे हैं और वो आपके घर आ कह रहे हैं कि भाई अभी वक्त है, हम भुगतना शुरू हो गए हैं, तो आप भी भुगतेंगे, फिर आप हमारे पास आएंगे, तो प्लीज़ ये काम करना शुरू कर दें। अभी हम बात करें ना, अभी के लाहौर में आप 100 साल भी लगा रहे हैं कि जी सिर्फ लाहौर और PHA को हमने दरख्त लगा के लाहौर को महफूज कर लेना है। भाई लाहौर क्या थी, एक बिल्डिंग के अंदर एक कमरा है जिसको आपने महफूज कर लेना है। लाहौर का इन्वायरमेंट कुछ एरिया के साथ कनेक्टेड है। आपकी सारी तरक्की लाहौर की, वेरी सॉरी टू से आमिर भाई, गुलबर्ग, DHA, बहरिया और इससे बाहर निकलती नहीं है। आमिर भाई का तो दिल की बात, इससे तो आप बाहर निकले ना। आप कहते हैं हमने दरख्त लगाने हैं, आपके तो आधे शहर में जो लाहौर है वहाँ पे दरख्त ही कोई नहीं है। आपके शुमाली लाहौर सारा फारग पड़ा है, गंजा। आपका अंदरून लाहौर सारा फारग पड़ा है। ट्रैफिक की भरमार है, तो वैसे ही मैं कहती हूं ये सब्जाजार वाली पट्टी से लेके शुरू हो जाए, मुल्तान रोड तक चलते जाए, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आगे से बहरिया स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको कुछ आप वहाँ पे बात नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आगे हाउसिंग सोसाइटी, DHA आता जाता, फिर आप आधे शहर में तो आपका दरख्त है ही नहीं है ना। आप अभी क्या ये ना प्लीज़ कहीं CM को कह दीजिएगा कि लोगों पे मैंडेटरी करते घर में दरख्त लगाएं। उनसे ये कहें कि जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ ने लाहौर की ग्रीन लैंड को कंक्रीट में बदला, क्या उन्होंने कोई फॉरेस्ट रिजर्व डिक्लेयर किया कुछ एरिया? क्या उन्होंने कोई वाटर रिजर्व रखा है? नहीं है ना। तो ये अभी जो कर रहे हैं ना, ये वो डंग टपाओ वाले हैं, इसके अलावा हम कर भी नहीं सकते। ये जो इश्यूज़ है ना इन्वायरमेंट के और स्मोक के, ये बड़े दूरस्थ हैं। 3-4 साल से तो हम कंटिन्यूसली फेस कर रहे हैं। हर साल इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है हर साल। इमेजिन करें जब आपके हमारे बच्चे जब इस सोसाइटी में आएंगे तो उनको क्या जहर ये अपने अंदर आंखों से भी और सांस से भी अपने अंदर लेके जाना पड़ेगा। ईमानदारी से बताएं, आप बाहर जाती हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, NGO, सोशल सर्कल, कहीं पे संजीदगी नज़र आती है इस इश्यूज़ के बारे में? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या जब से 2-3 साल से स्मोक आई है, क्या आपने कटाई कम कर दी दरख्तों की? छांगा मांगा की आप मिसाल दे रहे थे, क्या आपने मतलब 4 साल पहले आपको पता चला यार ये इश्यूज आ रहा है? असल में वकास हम पहले से तैयारी नहीं ना करते, जब एक आफत आ जाती है फिर उससे निपटने के लिए आप जो मर्जी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह आफत आ जाए तब भी हम तैयारी नहीं करते। एग्री। आज के दिन मैंने सरकारी बसों में से धुआं निकलते देखा है आपकी कनाल रोड के ऊपर। आप इलेक्ट्रिक बसें ले आए, गवर्नमेंट इनिशिएट ले ना। अच्छा फिर एक और बात, बड़ी अच्छी सेशन की थी, साइकिल चलाने के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया माल रोड के ऊपर। इसने कहा 3 बसें चलाएं, माल रोड पे कोई गाड़ी आनी ना थी। सही बात कह रहे हैं। शटल सर्विस कर दें। आई वो माजी में मियां वाकई जंगल की बड़ी बाज़गश्त थी, वो क्या था आमिर भाई? वो फ्रॉड था। जापानी जंगल में वाकई जंगल, वो आप कहाँ की मछली कंसा पानी में डाल रहे हो। हाँ वो भी तो बातें यही करते थे कि बिलियन ट्री और पता नहीं क्या क्या। वो ट्रिलियन बिलियन ट्री छोड़ दे भाई। आप इसकी बात को मान लें, आप नहरों के किनारों पे दरख्त लगवा दें। आपने जितनी मोटरवेज बनाई है, आप चले जाएं, आपको कोई दरख्त नजर आता है? आपको सफेदे का दरख्त नजर आएगा जो इस सूबे का, इस मुल्क का, इस शहर का नवाज शरीफ साहब की लाई हुई सौगात है सफेदे का दरख्त। जब मोटरवे बनाई थी ना M2, तो उसमें उन्होंने कहा जी वो दरख्त लगाएं जो जल्दी हो जाए, उन्होंने सफेदा लगा दिया। अच्छा। अब वो सफेदा आपको सारा पानी आपका चूस कर, और लकड़ी भी काबिल इस्तेमाल नहीं है। नहीं, उसके लकड़ी में तो इसकी काबिल इस्तेमाल है ही नहीं। वैसे गला खराब हुए तो उसके पत्तों को पानी में उबाल कर आप पी सकते हैं। अच्छा एक बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है ना। अब दियार है, वो अगर आपकी शुमाली इलाका जात में होती है तो आप यहाँ पे वो नहीं उगा सकते ना। आप एक इन्वायरमेंट टेम्परेचर रिक्वायर्ड है।
तो अगर इस खिते में हमारे में अगर पीपल शीशम और कीकर और ये हो रहे थे तो अल्लाह की कोई इसमें कुदरत थी ना। बोर्ड ठीक है, हमने कहा कि ये तो इनको तो फारग करें और यार आर्टिफिशियल वकास हमने साहब लेके बात आने हैं। करें, यहाँ पे पाइन एवेन्यू बना दिया गया, पाइन एवेन्यू। यार पहाड़ों का दरख्त आप मुझे उगा के दिखा दें यहाँ पे, ये PHA उल्टा होके भी लटक जाए ना अपने वजीर समेत और अपने सेक्रेटरी DG समेत, इस दरख्त को उगा नहीं सकता यहाँ। बिल्कुल आपने सही कहा। दुनिया में उसको बर्फ चाहिए, साल के 4 महीने तो उसको बर्फ चाहिए है आमिर भाई, लाएं, फिर बर्फ की पट्टियां ला के बर्फ खानों से लगाएं इनके साथ। दुनिया में जो चीप पागल जितने भी एग्जाम्पली सिटीज जिनको हम समझते हैं ना, उनमें ना 2 खसूसियात आप देखेंगे वो सिमिलर होती हैं। वो दरिया के किनारे बने हैं, हमारा लाहौर भी दरिया के किनारे है ना। यार आपने इतनी डेवलपमेंट की है, इतनी डेवलपमेंट की है कि आप रायवन लाहौर में आ गया, कसूर लाहौर में आ गया, शेखुपुरा लाहौर में आ गया। ना तो आपने दरिया को दरिया छोड़ा है, आप कहाँ से शुरू हो जाएं? आपके पास लैंड अवेलेबल है, आप शजरकारी कर सकते हैं ना वहाँ पे, नहीं की ना आपने। सबसे जो आलूदा तरीन लाहौर के एरियाज़ में भी आपको मिलेगा ना, वो आपका रावी वाला पट्टी मिलती है। तो जो एक कुदरत का निज़ाम था, पहले हमने उसको तबाह किया, उसके मुतबादल जो हम निज़ाम लेके आए ना, वो सस्टेन ही नहीं कर पा रहा। जैसे उन्होंने अभी बताया कि मेन बुलेवार्ड गुलबर पे खजूरें लगा दी हैं, सही है भाई क्या किस लिए लगाई? मतलब ऑब्जेक्टिव था क्या कि आपने डेकोरेट करना है? तो क्या नीम बुरी लगती है? ये दिखाना होता है ना, नीम जो क्या नीम बुरी लगती है? ऐसा दरख्त जो मक्खी और मच्छर, ये डेंगू का कितना मसला है। बिल्कुल, जिस घर के बाहर नीम हुए वहाँ मक्खी और मच्छर नहीं आता है फूलों के दिनों में, जब उसके दिन है। हाँ जी। और जब सर्दी में उसके लिए धूप चाहिए आपको, तो वो अपने पत्ते खत्म कर देता है, वो आपको धूप आने देता है। अब देखो अल्लाह ताला ने कैसा कुदरत है। आप उसकी मसवाक कर लें, आप उसकी अद्वियात बना लें, आप नीम के पत्तों के साथ जो मर्जी आप नहाने के पानी में डाल लें, तो आपको ये जो यहूदियों का बना है, सॉरी कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं, नाम फिर आप लेंगे तो कंपनीज का नाम आ जाता है, वो आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। मुझे बताएं, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ हटा के तो आप खुले ची आपसे किसने का लगा दें आप। अच्छा, एक और आमिर भाई एक और इशू है उस पर गवर्नमेंट को सही, जैसे अभी कह देते हैं हर साल कि जी फसलों की बाकियात में जलानी नहीं है, ये जो जलाएंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 70% आपकी इकॉनमी एग्रीकल्चर है भाई, मुतबादल क्या दे रहे हैं? मैं जिम्मेदार हूँ, आप कहते हैं कि जी आपने बाकियात चावल की फसल की जलानी नहीं है, भाई मैं क्या करूँ? ऑल्टरनेट क्या ऑप्शन? अगर आप बड़े जिम्मेदार हो तो आप मशीन खरीद सकते हो। अगर आप छोटे जिम्मेदार, आपको 3 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ है, तो आप उतने की ज़मीन नहीं है जितने की एक मशीन है। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट ने कोई इस तरह का सिस्टम बनाया कि उनकी मशीनें जो हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करे और वो खार के फेंक दे? सही कह रहे हो। इंडिया में भी यही सूरत हाल है। इंडिया में क्योंकि 12 एकड़ से कम ज़मीन रख सकते हैं, और नेहरू साहब ने 58 में बना दिया था ये कि कोई भी जिम्मेदार 12 एकड़, इसलिए वहाँ जागीरदारी निज़ाम नहीं है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर है। लेकिन अब जो सजेशंस आपने दी, जिस तरह से आपने बताया कौन से दरख्त होने चाहिए, कौन से हमारे माहौल के फेवरेबल हैं, क्या क्या होना चाहिए, एकदम से नहीं होना। हमें आज से ही इसकी तैयारी करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में हमें इस मौके का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है, अभी आपने बात की ना, हमें बतौर लाहौरी होने के ये रियलाइज करना है कि लाहौर की सर्वाइवल है पंजाब के सर्वाइवल। हाँ एग्जैक्टली ऐसे। आप ये अगर कह देना कि हमने PHO को कह दिया कि 2 अरब दरख्त लगा दें, 2 नहीं लग सकते, तो कोई फायदा नहीं। आपको लाहौर को महफूज करना है तो आपको पंजाब को महफूज करना पड़ेगा। आपको महकमा नहार, रेलवे, महकमा जंगलात, इन सबको एक्टिव करना पड़ेगा, दरख्तों का हिसाब रखना पड़ेगा। शेर शाह सूरी ने GT रोड पर दरख्त काटने वाले के लिए मौत की सजा रखी, दरख्त लगाए, उनके नंबर्स लगाए। और उस एरिया के लोग मखसूस किए जिनको ये कहा गया कि अगर भाई दरख्त कटा तो तू जिम्मेदार, तुझे फांसी लगाएंगे। उनको पैसे मिलते थे। अच्छा, अंग्रेज ने भी ये बरकरार रखा काम। मैं हैरान हूँ कि आज हम ना दरख्तों का हिसाब रखते हैं। मैंने आपको छंगा मंगा की मिसाल दी, इसने अच्छी मिसाल दी मुझसे भी कि नहरों के किनारों के दरख्त कहाँ गए, रोड शाहराहों के किनारों के दरख्त कहाँ गए। आज मैं बार बार ये कहता हूँ, ये जितने गंदे नाले हैं, ये इनके गिर्द नर्सरी वालों को फ्री जगह दे दें, वहाँ पे दुकानें ना बनने दें। सही। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूँ। LDA वाले मरगजार सोसाइटी में एक घर को सील कर गए कि यहाँ पे जिम बना हुआ था। अच्छा। सील करके जिस रोड से वो गुजर के आए हैं, वहाँ LDA वालों ने
खुद दुकानें बनवाई हुई हैं हाँ, तो सरकारी वो जगह के वो ऊपर। वो उसका कौन भैंसों का बाड़ा बनवाया हुआ है एलडीए ने, तंदूर लगवाए हुए हैं, बिजली के कनेक्शन लगवाए हुए हैं, वो उनको नजर नहीं आए। उनको सारा रास्ता गुजर के मरगजार सोसाइटी के एक मकान के अंदर जिम बना हुआ नजर आया। वो जिम तो उसको इसलिए सील करके लेके चले इसलिए गए। करके गए थे ना कि वो फीस नहीं दे रहे थे। हाँ हाँ सही बात है। अब ये चीज़ें तो जी चलती रहेंगी, लेकिन बात फिर यही है कि अगर इस टाइम से ना सीखा, इस टाइम पे कुछ इनिशिएटिव ना लिया, खैर कुछ अभी फिलहाल सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सीएम साहब ने जो अनाउंसमेंट की है एक दिन कबल, उस पर हमने बात करनी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। सजेशंस दे दी, अब तदारुक की तरफ आ जाएं। जो सीएम साहब ने इनिशिएटिव लिए स्मॉग को कंट्रोल करने के, अब तो हम यही कर सकते हैं ना कि आप एक ख़तरा है उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। सो आमिर भाई, 3 जो हैं वो इकदाम उठाए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसों वाला काम हो जाए तो मैं तो कहती हूँ कमाल ही हो जाएगा, लेकिन अब जो किया गया मसनूई बारिश पर गौर किया जाएगा। ऑल्दो मुझे लगता है महंगा तरीन एक काम है, अगर आप इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे। साइकिलिंग वाला अच्छा है, लेकिन कितने लोग साइकिल चला लेंगे, मुझे सिर्फ ये बता दें। आप देख लीजिएगा मॉल रोड को आप सिर्फ वो कर देंगे, बाकी पूरे जगहों पे लोगों ने तो घूमना फिरना है संडे को। नहीं, साइकिल वाला तो एक मजाक है, मतलब सॉरी टू से। इसलिए कि मैंने एक पोस्टर देखा था जिस पर कमिश्नर साहब ने कहा था कि माहौल को बचाएं, साइकिल चलाएं। कमिश्नर साहब आते हैं घर से साइकिल पर, उनका पीए, उनका स्टाफ, उनका सिक्योरिटी गार्ड साइकिल पर आता है, तो आमिर रज़ा भी आने को तैयार है, वकास भी आने को तैयार है। डिप्टी कमिश्नर आते हैं साइकिल पे नहीं। अगर ये लोग नहीं आते हैं तो हमें क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमें इसलिए कहा जा रहा है कि हम साइकिल पर आएँ और यहाँ पे जो कम उम्र नौजवान आज भी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें और चिंगची चला रहे हैं, वो हमें रोनते हुए चले जाएं। सही कह सच्ची बात करनी चाहिए ना। आप इलेक्ट्रिक बसों के बजाय इलेक्ट्रिक शॉक लगाएं। ये जो कमर्शियल गाड़ियों वाले हैं, सबसे ज़्यादा धुआं ये कमर्शियल गाड़ियाँ पैदा करती हैं, बसें भी नहीं करती। या शायद आप इस बात को माने या ना माने, आपके एक्सल लोड के ऊपर आप छाल में जाकर देखें सर। आप किसी वक्त शाम में प्रोग्राम कर लें, कभी कभी आप रोड शो के लिए निकल जाया करती थी, अब आप जाती नहीं है, शायद कोई प्रॉब्लम है, वो आयशा बता सकती हैं। लेकिन आप शाल में चले जाएं शाम के वक्त में, रात के वक्त में, अगर 3 आपको शो हो रहे हैं इस टाइम, हमारे रोड शो होते हैं, वो सब चीज़ें कवर करके हम दिखाते हैं ना। नहीं, आप कभी रात को शाल में दिखाएं ना धुएं के बाद। कभी आप वहाँ जो ट्रक और लोडर और 36 जो व्हीलर्स हैं, 36 व्हीलर्स, वो आते हुए दिखाएं। वहाँ पर डीजल गाड़ियों का धुएं का वो दिखाएं लोगों कि ये क्या अजाब है। हम दिखाएंगे तो कुछ हो जाएगा, मुझे सिर्फ ये पहले बता। हमें तो अपना हक अदा देखो, हम करना है ना। ये बात इस पे वकास ने कर दी बेहतर, आप वकास के पूछें। नहीं, हमने तो अपना हक अदा करना है ना। अगर आपको ये अल्लाह पाक ने जिम्मेदारी सौंपी है कि आपने हाईलाइट करना है, अगर हम लेट्स सपोज ये सोच लेते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, खप गए हैं कह कह के तो ये करना है, हम ये तो करना ये है। देखें, हम तो ये ट्रैफिक कह ही नहीं रहे कवानीन ना। की पाबंदी हमने करें। देखें, हम क्या, जब आप और हम बात करते हैं, क्या हम ये कोई श्योरिटी या गारंटी देते हैं? हमारा काम है लोगों को रियलाइज़ करवाना। आज हम अपने घरों में ये बात करते हैं और ये रियलाइज़ करते हैं, तो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली ऐसे ही सिस्टम ठीक हो सकता है। अगर बात करेंगे नहीं तो फिर तो जो 10, 20, 50 लोग एहसास कर इंतहाई रहे हैं माजरत के वो भी साथ नहीं कर आमिर रहे। भाई, यहाँ पे लोग इतने बेसब्रे हैं कि किसी को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं कोई होता, यकीन माने। तो ये तो बहुत अच्छा, बड़ी वो बड़ी एक बात ना, वो एक बहुत सारे और एलिमेंट्स भी हैं। अच्छा, वो जो आमिर भाई आप बात कर रहे थे ना साइकिल वाली, अच्छा वो एक तरह सजेशन ठीक हो सकती है। अगर नहीं, ये suggestion साइकिल, वही है जो आमिर भाई ने अगर नहीं, अब वो अब सब देखें, पहले गरीब बड़े मर रहे हैं आमिर भाई, थोड़े देर रहने दो, वो तो गुर्बत भी तो नज़र आएगी ना शहर में। हाँ, गुर्बत नजर आएगी तो हमें साइकिल- भारत का एहसास भी होगा ना कि हम एहसास अमीर होगा ना, हैं। तो सारी मर अगर गए गरीब ही मर गए तो फिर ही पता चलेगा। अगर साइकिल को इज्जत दें तो साइकिल वाले को इज्जत दें। साइकिल वाले से मुराद मेरी ये है कि वो सोहराब की टूटी बाइक, साइकिल वाला भी साइकिल है। महंगी इतनी हो गई मैं है, कहता हूँ कि उसके लिए भी सहराब आपको पे पैसे- चलाने वाला, 2,500 सहराब रुपए की चलाने वाला भी साइकिलिस्ट ही कंसीडर हो। अब ये नहीं है कि जो 2.25 लाख की है वो यूरोपियन मॉडल की साइकिल लेके आ रहा है, उसके लिए आप मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग ब्लॉक कर दें, तो जो बाबा बेचारा सहराब पे आ रहा है उसको क्या बाबा साइड पे कर रहे हो? ऐसे नहीं होगा। अगर आपने साइकिलिंग को परवान चढ़ाना है तो जब एक ट्रेंड तो डेवलप साइकिल वाले को इज्जत देनी पड़ेगी। नहीं, किस तरह आपका से? ट्रेंड आप निकले ना बाहर, आपको सबसे पहले वार्डन रोकना है
फिर 2-3 गाड़ी वालों ने कहना तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तू साइकिल ऐसे ही लेके आ ऐसे ही गया कह होते। रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा साइकिलें और साइकिल राइडर्स बीजिंग में हैं। उनका तो प्राइम मिनिस्टर और सुनने मिनिस्टर सारे सुनने आते हैं। वहाँ पोल्यूशन ख़त्म हो गई नहीं हुई। नहीं अब उन्होंने पोल्यूशन कैसे ख़त्म की? उन्होंने लोगों को सर्विस मुहैया की। आप सुबह के वक्त स्कूल के टाइम पर हम लोग निकलते हैं, जाते आते हैं। लाहौर शहर में तकरीबन 15 लाख गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बच्चों को छोड़ने और ऐसे लेने के वापस, लिए हाँ। आती जाती हैं। अब अगर इनिशिएटिव ले ही रहे थे तो आप स्कूल ही 3 दिन के लिए बंद कर देते, जुम्मा हफ्ता इतवार बंद कर देते। चले वो 15 लाख गाड़ियाँ ना आती ना जाती, यानी 15 और 15 30 लाख गाड़ियों का सफ़र खत्म होता, क्योंकि हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस काबिल नहीं रही, आपने रूट्स बंद कर दिए। मैं अपने इलाके की बताता हूँ, मरज़ार में आज से 7-8 साल पहले तक बस आती थी, ख़त्म कर दिया रूट। अब वहाँ के लोग क्या करते हैं, चिंची पर बैठते हैं, मुल्तान रोड तक आते हैं, वहाँ से आगे मेट्रो ऑरेंज ट्रेन लेते हैं, वो जाते हैं। बाकी शहरों में बाकी इलाकों में जाने के लिए जो लोग हैं वो गाड़ी या मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेंगे। जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएंगे, आपकी इलेक्ट्रिक बसें भी वो काम हाँ, नहीं अब करती। हल की तरफ हम आए हैं। ये सजेशन यही है जिन पे अगर अमल करेंगे तो स्मॉग पे काबू पाया जा सकता है। नहीं तो आने वाले सालों में भी हम यही गुफ्तगू कर रहे होंगे, यही बातें कर रहे होंगे। और कोई अच्छा, मैं मौसमी बारिश वाला आपसे जानना चाह रही थी। देखिए, आपको इसके लिए लगता है- बादल का होना ज़रूरी है। हाँ, बता बादल, वही सीएम साहब ने कहा था इसमें परसों। बादल का होना ज़रूरी है। उसके बाद उस पर एक केमिकल फेंका जाता है जो बादलों को बोझल कर देता है पानी से, और वो बरसने को मजबूर हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि और वो अभी महंगा तरीन का प्रेडिक्शन ये है कि 27, 28, 29, 30 को बारिश बादल जो हैं वो लाहौर में होंगे। इसीलिए सीएम साहब ने शायद 29 की तारीख दे दी है। अब बुध का रोज़ बनता है। हाँ जी, बुध का मैं भी देखने लगा था कि बुध का रोज़ बनता forecast क्या है। हाँ, उस दिन की तो छुट्टी देना। बारिश होने वाली है। हम लोग तो बारिश हो तो काम पे नहीं जाते। ओ वैसे ये- तेरी 2 टकियां दी नौकरी, मेरी लखा दा सावन जाए, और पकोड़े फिर कौन खाए। अब आपकी ख्वाहिशात बढ़ रही हैं। खैर, ये वो चीज़ें हैं नाज़रीन जिन पे अगर आपने काबू पाना है तो आपको बर वक्त और आज ही आपको ये सोचना आपकी है। बात काट रहा हूँ, अगर मसनूई बारिश हुई तो पकोड़े भी मसनूई मिलेंगे प्लास्टिक के। बारिश के साथ आने हैं। लोगों ने वो भी भरपूर एंजॉय करने हैं, बस छुट्टी होनी चाहिए। और पकौड़े लॉरियों की अगर बात करें ना तो वैसे ना मसनूई भी enjoy करने हैं। ये ना एक जिंदा इंसान की ना ये उसकी ज़रूरत है हाँ, कि एक उसने nature का इंटरटेन करना असूल है। है, हाँ। अब मेरे पास इंटरटेन ही ये है मैक्सिमम कि मैं बाहर छाबड़ी वाले से जाके पकौड़े ले सकता हूँ, मैं यम में नहीं जा सकता, तो क्या करूँ? चले, तो कोई ये लोगों ने अब छोटी छोटी खुशियां तो एंजॉय आप करनी बस है ना पकोड़े जब खा तक के जिंदा है। जंप पम्प करें। लेकिन जहां तक रह गई शहर को सरसब्ज कैसे रखा जा सकता है, बहुत ज़बरदस्त सजेशन सामने आई हैं। फिर आमिर भाई, मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने तौर पे भी कुछ करना चाहिए। हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करते हैं। हमने बड़े लेवल पे तो कुछ कर लिया, अपने घरों में ग्रीनरी को फ़रोग दें, घर में सब्जियां उगाएं, घर में पौधे लगाएं, घर में दरख्त लगाएं। अपने घरों से अगर कूड़ा बाहर फेंक के कोई अगर जला रहा है तो उसमें फिर दूसरों को जिम्मेदार क्यों बना रहे हैं आप? दुकानों में सुबह के टाइम चले जाएं, यकीन माने जो ताजिर है वो खुद बाहर दुकानें साफ करा के कूड़े को बाहर आग लगा रहे होते हैं। रात के टाइम आप अंदरून शहर वाली साइड पे चल रहे, वहाँ कूड़े को आग लगाई होती है। अगर ये सब होता रहा तो फिर कभी भी माहौल साफ नहीं होगा। हम हमेशा बैठ के यही बातें कर रहे होंगे। सो बड़े लेवल पे इकदाम जिनका काम है वो करें, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपना काम करें। अदरवाइज हमारा माहौल नहीं साफ सुथरा हो सकता। छोटा सा कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहूँगा कि बेहतरी का आगाज़ खुद से करना ही इस्लाम का पैगाम है। बिल्कुल। अपने आप से शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम ये काम शुरू कर गए तो उसके बाद देखिएगा पूरा माशरा तब्दील होने को है। वकास क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। जब तक इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं होंगी तो कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं हो सकती। गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए पब्लिक ये काम करे। मैं तो कहता हूँ जहाँ पे सीएम साहब अभी अनाउंस किया कि फ्री मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, तो 2-4 लाख पंजाब के लोगों को वैसे ही दरख्त बांट दें कुछ शीशम के। वो 10 साल लगेंगे सही उन्हें उगने में, लेकिन अगले 100 साल आपका जो इन्वायरमेंट है वो सिक्योर हो जाएगी। गन्ने नालों के गिर्द भी दरख्त लगवा दे प्लीज। आप दे दें लोगों Maximum नहरों जितनी पे भी लगवा कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, करते रहना चाहिए। अगेन ये कि हर किसी को अपनी कोशिश करनी है तभी बेहतरी आएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बहुत ज़रूरी है बात करने का, और अगर आज इस पे बात ना की गई तो मेरे ख्याल से पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, मज़ीद लेट हम हो जाएंगे।
हमारी नौजवान नस्ल तबाही की जानिब जा रही है और इस तबाही में सबसे बड़ी वजह जिसे हम एक नासूर कह सकते हैं वो है जी मनशियात की लानत, जो कि हमारी नौजवान नस्ल को लेकर डूबती चली जा रही है। यही नौजवान जिन्होंने आगे चल के मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, अगर ये ही नौजवान मनशियात के आदी हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों का ये काम है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आज हमारे स्कूलों में, आज हमारे कॉलेजेस में, आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ में सो कॉल्ड हम फैशन के नाम पर वो सब कुछ कर रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को तबाही की जानिब लेके जा रही है। और ये तब आपको पता चलता है जब आपके लिए उस दलदल से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। हमने बात करनी है प्रिवेंशन की, हमने बात करनी है बचाव की, हमने बात करनी है रिहैबिलिटेशन की। आज के प्रोग्राम में हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे। एक मिसाल आपको दिखाएंगे कि नामुमकिन कुछ नहीं होता। आप हिम्मत करें, आपके साथ लोगों का साथ होना चाहिए, बुलंद हौसला होना चाहिए, तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो नामुमकिन हो। तो मुमकिन कैसे हुआ वो स्टोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेहमानों का मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी। हामिद हाशमी साहब मौजूद हैं, एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं। हसन गुलजार साहब मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। और हसन की एक स्पेशल और बात है जो हम गुफ्तगू के दौरान आपको बताएंगे। अपने मेहमानों को पहले वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमने इस पे बात करनी है, हमने क्रिटिसाइज़ करना है, हमने बताना है कि नशा कितनी बुरी चीज़ है। हामिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आप तो इस तरह के लोगों से मिलते हैं, बहुत करीब आपका उनसे कांटेक्ट रहता है, राब्ता रहता है। किस तरह की मिजरेबल लाइफ उनकी होती है, पहले इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए जी, हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो असल में तो बिल्कुल एक लाइफ रुइंड होती है। हर तरह की चीज़ों से वो महरूम हो चुके होते हैं। ना सेहत है, ना इज़्ज़त है, ना ट्रस्ट है और ना करियर है। इस तरह से एक बिल्कुल रैकेज एक हमारे पास आता है जिसके साथ हम काम करना होता है जी हम लोगों को। और अनफॉर्चुनेटली अपनी ज़िंदगी को तबाह करने वाले भी वो खुद ही होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, स्टार्ट ऐसे ही होता है। लेकिन बात यह है कि उसके अंदर सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, इट्स नॉट जस्ट एडिक्ट लोन। इसे पूरा मुआशरा इसके अंदर इन्वॉल्व है जिसके अंदर आपकी फैमिली से स्टार्ट होता है। देखिए, एक शख्स जो है जिसको ड्रग एजुकेशन ही नहीं है और उसको जब भी एक्सपोजर मिलेगा तो वो चाहे पीयर प्रेशर हो, चाहे वो कोई भी रीज़न के साथ स्टार्ट करेगा, वंस ही स्टार्ट्स देन ही हैव नो कंट्रोल ओवर यूज़। आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेजुअली ये प्रोग्रेस कर जाता है, उसका लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और बहुत सारे मिथ्स जो है ना वो भी इस वक्त सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं। जैसे हम समझते हैं कि शायद कैनबिस या हैश या वीड ये बड़े कोई इस तरह के नशे हैं जिनका कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल गेटवे है, यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर आप दूसरे ड्रग्स की तरफ आपका एक्सपोजर होता है। और बेसिकली तो पहले तो ड्रग एडिक्शन को समझने की ज़रूरत है कि ड्रग एडिक्शन क्या चीज़ है। और ड्रग एडिक्शन जो है वो इतना हिडन है कि इसकी वजह से हम इतनी पूरी सोसाइटी एक्सप्लॉइट हो रही है। देखिए, इसके अंदर तीन पार्टीज़ हैं। वन इज़ द एडिक्ट हिमसेल्फ हु इज़ यूजिंग। उसको नहीं, अगर वो उससे निकलना चाहता है और तंग है, ही डजंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू अबाउट इट। खुद से कोशिश करता है नशा छोड़ने की, लेकिन यह कि एब्सटेन करने से नशा नहीं छूटता। वो हफ्ता, महीना, 6 महीने कोशिश करता है एब्सटेन करने की, लेकिन इवेंचुअली फिर वो रिलैप्स हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है, एंड ही डेस्परेटली वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट। जब एक स्टेज हो जाए, जब क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच जाता है। और दूसरी पार्टी आ जाती है द फैमिली। वो खुद भी सिक एंड टायर्ड ऑफ पूरे बिहेवियर्स और जो कुछ भी चल रहा है घर में, जो तबाही हो रही है और बार बार की कोशिशें हो रही हैं, तो उनको भी समझ नहीं आ रही है वो क्या करें। ऐसी सूरत में वो चले जाते हैं कि जनाब अच्छा ये कैसे होगा, शायद ये डॉक्टर्स का काम है, शायद ये किसी क्लिनिक का काम है। वो देखते हैं जाके अच्छा जी ट्रीटमेंट सेंटर्स खुले हुए हैं। अब मज़े की बात ये है कि दे आर वेरी फ्यू ट्रीटमेंट सेंटर्स हु आर एक्चुअली गिविंग द राइट ट्रीटमेंट। ठीक है, वो वहाँ पे भी वो भी एक्सप्लॉइट करी जा रहे हैं। एक सिचुएशन है सोसाइटी में कर रही है, एक बड़ी पॉपुलेशन है जो कि नशे के अंदर जा रही है और उनको नीड है कि उससे निकलना है, एंड एवरीबडी इज़ देयर टू कैप्चर दैट अपॉर्चुनिटी। और उसके अंदर लोगों को ला के बंद कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि ना एडिक्ट को पता है कि क्या मसला है, कैसे ठीक होना है, ना फैमिली को पता है क्या मसला है, कैसे ठीक होना है। और मोस्टली जो ट्रीटमेंट सेंटर्स, सो कॉल्ड ट्रीटमेंट सेंटर्स खुले हुए हैं, उनको भी नहीं पता कि क्या करना है। दे आर कन्विंस कि यार ये ठीक नहीं होते, लेकिन इनकी मजबूरी है, इनको ला के अपने पास बंद कर दो, ये अपॉर्चुनिटी है, वी कैन अर्न मनी विद दैट। और तो वो ये सारा एक प्रोसेस यूँ चल रहा है। राइट वे के अंदर वो ट्रीटमेंट चल ही नहीं रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मैसेज हर जगह पे जाता हूँ, जहाँ पे मेरी टॉक होती है, मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही होता है कि डोंट स्टार्ट,
रिफ्यूज़ द फर्स्ट डोज, वेन एवर यू आर ऑफर्ड योर फर्स्ट डोज, उसी वक्त रिफ्यूज़ कर दें तो आप बहुत बड़ी तबाही से बच जाएंगे। क्योंकि एक दफ़ा आपने यूज़ करना शुरू कर दिया, उसके बाद आपका उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा या नहीं रहेगा वो आपके हाथ में नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि कंट्रोल इसका यूज़ ना करें। दूसरा ये है कि इसको बचाने के लिए कि फैमिलीज़ के अंदर ड्रग के मुताबिक इंफॉर्मेशन, ड्रग एजुकेशन, वो फैमिली लेवल के ऊपर कि अपने बच्चों को बताएं कि अभी तुम एक्सपोज होने वाले हो। स्कूल कॉलेज लेवल के ऊपर मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहुत एक वास्ट एक प्रोग्राम होना चाहिए जहाँ पे ड्रग एडिक्शन की अवेयरनेस का प्रोग्राम होना चाहिए वहाँ पे भी। और फिर क्योंकि सप्लाई साइड को आप नहीं रोक सकते, बिल्कुल ऐसे सप्लाई क्योंकि ये इतनी लुक्रेटिव है क्योंकि जहाँ पे आप सऊदी अरब जैसे मुल्क देखें जहाँ पे हर रोज़ गर्दनें कटती हैं ड्रग केसेस के अंदर, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे रेडिली अवेलेबल है क्योंकि वो इसकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा उसके अंदर लोगों की टेम्पटेशन है कि एक दफ़ा थ्रू हो गए तो दे कैन अर्न मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस एंड डॉलर्स एंड रियाल जो भी है। तो वो टेम्पटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर कि एक दफ़ा निकल गए तो फिर तो वारे न्यारे हो गए, फंस गए तो चलो ठीक है मौत। इस वजह से सप्लाई साइड को तो आप रोक ही नहीं सकते। कंट्रोल तो किया जा सकता है किसी हद तक, उसको किसी एक जगह के ऊपर रखा जाए, लेकिन 100% आप फूल प्रूफ कभी भी कंट्रोल इसके ऊपर नहीं लेके आ सकते वर्ल्ड ओवर ये जो फिनोमेना है। और दूसरी बात यह है कि घर में अगर एजुकेशन है, डिमांड साइड के ऊपर काम किया जाए, सप्लाई साइड को हम नहीं रोक सकते, डिमांड साइड के ऊपर काम किया जा सकता है कि अगर डिमांड रोक दी जाए, घर में इतनी अवेयरनेस हो, घर वाले इतनी एजुकेशन चल रही हो और घर में पेरेंटिंग हो, उसको हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आ जाए तो ये इनिशिएट ही नहीं होती है। अब यहाँ पे मसला ये होता है कि ड्रग एडिक्शन कैसे अपनी जड़ें कैसे पकड़ती है, ये रूट्स इसकी ऐसे बनती हैं कि अगर एक बंदा एक बच्चा जो है वो स्कूल या कॉलेज लेवल के ऊपर है वो स्टार्ट करता है तो वो घर वालों को पता चल भी गया है तो वो उसके लिए कुछ हेल्पलेस होते हैं कि पता नहीं होता कि करना क्या है। अब वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो नुकसान उसको होता है, वो लोग जब घर में एडिक्शन का पता चलता है ना कि चल रही है किसी में, फौरी तौर पे उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, किसी रिलेटिव को पता ना चल जाए, सोसाइटी में कहीं पता ना चल जाए। और उस चक्कर में वो जब वो छुपाते हैं तो हम कहते हैं कि ये बीमारी जो है एडिक्शन जो है वो थ्राइव करती है इन सीक्रेसी, और छुपा के जब रखने में, बिल्कुल तो वो छुपा के रखते हैं और उसको पैसे मिल रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हसन हमें अपना एक्सपीरियंस बताए थे। हसन, सोसाइटी ने आपको किस तरह से ट्रीट किया, आपकी अपनी मेंटल सिचुएशन क्या होती थी, कहीं बैठते थे क्या फील करते थे? क्योंकि हम तो अक्सर ऐसा होता है ना, फैमिली की गैदरिंग में दोस्तों में बैठते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, हंसते खेलते हैं, लेकिन मैंने ये सुना है कि आपकी मेंटल कंडीशन ये हो जाती है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। क्या है, तो क्या फील करते थे आप? देखिए, आप इस बात को इतनी सी बात में कंसाइज कर सकते हैं कि और आप आके फडअप हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इवन आफ्टर गेटिंग इनटू द ट्रीटमेंट एंड यू से आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट टू स्टे हियर। तो हम समझते हैं कि उसका ये राइट है कि वी शुड आस्क हिम टू लीव, राइट। अगर ज़बरदस्ती, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वी फर्मली बिलीव के ज़बरदस्ती आप इलाज नहीं दे सकते, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। आप कोई भी नशा करते हो, नशा कोई जिस्म की ज़रूरत नहीं बनता, नशा आपकी पूरा एक साइकोलॉजिकल मेकअप की नीड बन जाता है। यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विद दैट इफेक्ट ऑफ योर वट एवर केमिकल यू आर यूजिंग। हामिद साहब, बताइएगा कितना टाइम ड्यूरेशन होता है कि आप एक इस फेज से एक बंदे को बाहर ले आते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे रोशन रास्ता के अंदर डिटॉक्स टाइम जो है वो तो 5-6 डेज़ के अंदर हम मेडिसिन से ऑफ कर देते हैं। ठीक है। बिकॉज अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट सेंटर्स करते हैं कि थ्रू आउट देयर टेन्योर उनको बहुत एंटीसाइकोटिक और मूड स्टेबलाइजर और इस तरह की दवाइयाँ स्लीप इंड्यूसिंग देते रहते हैं ताकि वो डोसाइल होकर वहाँ पे बैठे रहें। 25-25, 30-30 बंदे एक ही जगह के ऊपर बंद किए हुए हैं, जो कि कोई विलिंग है कोई नॉन विलिंग है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो बहुत वायलेंट भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात। तो सिर्फ उनको काम डाउन रखने के लिए वो उनको डोप किए रखते हैं अपनी दवाइयों के साथ। हम ये समझते हैं कि जब आपको चेंज करना है तो चेंज हम नहीं किसी को कर सकते, उस बंदे ने खुद करना है। उसके साथ कम्युनिकेट जब किया जाए, जब उस लेवल के ऊपर जब हम एक नॉर्मल फंक्शनिंग माइंड के साथ बात करते हैं तो तभी बात हो सकती है। अच्छा, मुझे अब स्टेप्स बता दीजिएगा, किस तरह से रिहैबिलिटेशन की तरफ आते हैं? इट टेक्स अराउंड 5 to 7 days, इसके अंदर आपका डिटॉक्स हो जाता है। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट शुरू होता है। हम तो अक्सर हमारे पास जो लोग आते हैं उनसे कहते हैं आप डिटॉक्स करवा के आ जाए, क्योंकि डिटॉक्स हम कहते हैं कि इतना बड़ा कोई कंपोनेंट नहीं है, ये आपकी बीमारी का शायद लेस देन 1% इसका हिस्सा है उसके अंदर। बॉडी तो खुद बहुत सेल्फ फीलिंग है, छोड़ तो ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो आप उसको एड्रेस कर लें।
तो मेडिसिन से जब ऑफ होते हैं तो फिर क्योंकि हम समझते हैं कि बीमारी आपकी पर्सनैलिटी के साथ है और पर्सनैलिटी कंप्राइज करती है आपके सोशल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ। इन लेवल्स के ऊपर काम करना है। फिर हम उसकी सारी उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, और वहाँ से प्रॉब्लम जैसे सरफेस की हैं, क्यों उसको नशा करने की ज़रूरत है, उसको नशा अच्छा क्यों लगा, क्यों उसने ऑफ किया, कि वो इसी के अंदर रहे, उन सारी रीज़न को आइडेंटिफाई करना, फिर नशे ने किस तरह से क्या नुकसान पहुंचाया उसको आइडेंटिफाई करवाना, फिर एज व्हाट मैटर नीड्स करती टू बी है, डन जेंडर अबाउट इट। मैटर करती है, क्योंकि खवातीन भी इसमें शामिल हैं, इसमें छोटी एज के बच्चे भी शामिल हैं, सही बात। इसमें एल्डरली एज के, तो एज इसमें मैटर करती है कि जी, आप एज तो हमारे पास पहले जो हम इलाज में लोग आते थे तो वो अपनी 30s के अंदर होते थे मोस्टली, ठीक है, आज से 20-30 ईयर्स बैक। और अब जो लोग हमारे पास आ रहे हैं वो रेंज है बिटवीन 18 to 25। अब क्योंकि स्कूल कॉलेज लेवल के ऊपर से वो स्टार्ट हो चुका होता है। बाय द टाइम ही अटेन्स 18 years of age ही इज़ ऑलरेडी टोटल डिस्ट्रक्शन। तो वो उसको फिर वहाँ पे डील करना आसान हो जाता है कि जब वो डिस्ट्रॉय हुआ हुआ हो। हम यही कहते हैं कि पेन उसको आना बहुत ज़रूरी है। वो घर वाले पेन रोकते हैं छुपा के, किसी को पता ना चले, पैसे देते रहो, चोरी ना कर ले, कुछ और ना, पुलिस केस ना बन जाए, तो बल्कि उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। तो ये 3 लेवल्स के ऊपर हम काम करते हैं। फाइनली जब वो हमारे वहाँ से निकलता है तो ही इज़ अ ब्रांड न्यू पर्सनैलिटी, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ वहाँ से निकलता है। लाइक हसन डिड। हसन आया, अपनी कॉन्शियस ज़िंदगी के अंदर आया, कॉन्शियस लिविंग उसने सीखी कि कैसे जिया जाता है, और देन उसको अपनी नीड्स जो उसके अराउंड इसकी ज़रूरत थी, जिसको मिस कर रहा था, लाइक हिज एजुकेशन, वहीं पे मेरे पास रहते हुए ही स्टार्टेड हैविंग डूइंग हिज ग्रेजुएशन, वहाँ से किया माशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से किया। देन ही वेंट टू मास्टर्स, मास्टर्स ने बड़ा डिस्टिंक्टिवली, इसने डिस्टिंक्शन के साथ मास्टर्स किया, और नाउ ही इज़ इन डिप्लोमा, और ही इज़ ग्रूमिंग। और जब मेरे पास तो ये सैकड़ों की भी तादाद में लोग हैं जो इस तरह से ज़िंदगी के अंदर वापस हैं, कोई 20 years बैक, 15 years बैक, दे स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद मी, क्योंकि सारी ज़िंदगी का हमारा एक रिलेशनशिप बनता है कि लाइफ को मूव ऑन करने के लिए, आगे निकलने के लिए हमारा एक कांस्टेंट एक कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ रहता है। नो मैटर वेयर एवर यू आर, कोई अमेरिका में है, कोई मिडल ईस्ट के अंदर है, कोई यूरोप के अंदर है, कोई फार ईस्ट में है, की कॉन्टैक्टिंग मी। उन्होंने कुछ भी करना होता है, कहते हम ये कर रहे हैं, ये अचीव कर रहे हैं, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, शुड आई डू इट, और इस तरह से मिल के हम एक चलते हैं। बिल्कुल। सो ये सिलसिला तो हम गुफ्तगू का आगे बढ़ाएंगे, और हमने आपको ये बता दिया है कि नामुमकिन कुछ नहीं है। हसन की गुफ्तगू सुन के तो आपके सामने सब चीज़ें हैं। अब मैंने इस पे बात करनी है कि इसको एक बीमारी की शक्ल कहा जा रहा है। सो ये बीमारी, जिस तरह हम बाकी बीमारियों का इलाज कराते हैं, रिकवरी की तरफ आते हैं, आप रिकवरी के फेज़ की तरफ आ सकते हैं। क्या चांसेस होते हैं कि रिकवरी के बाद भी आप दोबारा इसकी तरफ चले जाएं? और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे इर्द गिर्द की सोसाइटी हमें इस तरफ लेकर आ गई, अब इसको हमने कैसे रोकना है? पेरेंट्स के लिए सजेशंस क्या होंगी, उस पर भी हमने बात करनी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो इस बीमारी से छुटकारा तो मिल गया, अब क्या दोबारा चांसेस होते हैं कि दोबारा से आप इससे मुतासर हो सकते हैं? तो हम जान लेते हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हामिद साहब, क्या दोबारा भी लोग मुतासर होकर आ जाते हैं? जी बिल्कुल। ये बीमारी जो है, ये तो इसकी डेफिनेशन के अंदर ये आता है कि ये एक प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, एंड इट्स अ रिलैप्सिंग डिजीज़। तो रिलैप्स को बचाने के लिए देयर इज अ होल लॉट ऑफ एक होल प्रोग्राम कि आप उसको कैसे करना होता है। उसके अंदर बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं। जो हमारे क्लाइंट जब यहाँ पे एक अच्छी ट्रीटमेंट लेके जब निकलते हैं तो उनको इतनी अवेयरनेस होती है कि उनका रिलैप्स किस तरह से हो सकता है। जब वो उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, हम उसी वक्त उसको वार्न कर देते हैं कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यहाँ से इसको रोकने की ज़रूरत है। ठीक है, वो बहुत बिहेवियर लेवल के ऊपर और एटीट्यूड लेवल के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जिसको हम इनिशियली ही उनको बताना शुरू कर देते हैं, यार आपकी एटीट्यूशनल ये बीमारियाँ मसले शुरू हो गए, इसको आप एड्रेस करेंगे। आपके बिहेवियर आपके साथ भी ऐसा हुआ था कुछ, दोबारा से आपको फील हुआ, आप दोबारा उस तरफ तो नहीं जाने लगे थे? देखें, वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर टू एवरीवन, और ये एक पब्लिक मैसेज काइंड ऑफ उस तरह की चीज़ भी है कि पहली बात जो हमें समझने की ज़रूरत है कि एडिक्शन का फिजिकल प्रॉब्लम के साथ लेना देना बहुत ही छोटा सा है। इट्स लाइक 5% ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ फिजिकल, और ज़्यादातर यही होता है कि डॉक्टर्स भी या तो आपको मेडिकेशन के ऊपर डाल देते हैं। इवन रिहैबिलिटेशन में भी जो सेटअप्स बने हुए हैं उनके अंदर बहुत ये कॉमन प्रैक्टिस है कि जब बंदा उनके पास आता है वो उसको बहुत
हाई लेवल के ऊपर मूड स्टेबलाइजर्स एंटी साइकोटिक्स के ऊपर डाल देते हैं, और फिर होता ये है कि एज लॉन्ग एज आप वो मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं आप ठीक रहते हैं, क्योंकि वो आपको आपकी नफ्सियात को नॉर्मल रखती हैं, और जैसे ही आप उन मेडिसिन से ऑफ होते हैं तो रिलैप्स दोबारा से वापस आ जाता है। वन थिंग दैट इज़ एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट अबाउट रोशन रास्ता इज़ दैट कि ये वाकई में आपके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जहाँ पर असल में ये प्रॉब्लम बैठी हुई है इसको वहाँ से रिजॉल्व करते हैं। सेकेंडली, जिस तरह आपने पूछा कि रिलैप्स का चांस क्या रह जाता है, तो हम लोग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हर बंदे के इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उसके ट्रिगर्स उसको आइडेंटिफाई करवाते हैं कि यार ये आपके जैसे फैमिली के अंदर हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हों, उसका सोशल सर्कल वैसा हो सकता है, और भी उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात हो सकते हैं जो उसकी एडिक्शन का ट्रिगर बन सकते हैं। तो हम उसको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही एक तो वो स्पेसिफिक ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करवाते हैं, और उसके अलावा जनरली भी जो चीज़ें दोबारा रिलैप्स का बायस बन सकती हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें, उनकी निशानदेही उनको करवाते हैं। नॉट जस्ट निशानदेही करवाना, हम उनको उसके अगेंस्ट कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करवाते हैं कि यार जब ये सिचुएशन आएगी, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना फॉर एवरीबॉडी। का हिस्सा है, आपके साथ जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फिर आपने उस पर ओवरकम कैसे करना है। अच्छा, मैं हामिद साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी, मुझे अब पेरेंट्स के लिए मैसेज चाहिए, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को पता होता है हमारा बच्चा सिगरेट पी रहा है, वो नॉर्मल चीज़ लेते हैं कि सिगरेट इज़ शीशा। लोगों ने अपने घरों में, लोगों के इवेंट्स होते हैं वहाँ पे शीशे का इंतज़ाम किया होता है, लोगों को लगता है बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से वो पहले स्टेप होते हैं जो कि आसानी पैदा करते चले जाते हैं। अगर आपका बच्चा सिगरेट पी रहा है तो इसका कोई इशू नहीं है, आप पेरेंट्स को बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। वो कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट है जहाँ पर अलार्मिंग पेरेंट्स के लिए है कि भाई यहाँ पे इसको रोक लें? डेफिनेटली देखिए, जब भी स्मोकिंग शुरू हुई है इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है ना अब वो डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू हो गया, और वो जो भी इफेक्ट है जाके वो अपनी पर्सनैलिटी के, क्योंकि इवन स्मोकिंग भी जो है वो आपको साइकोलॉजिकली जाके थोड़ा सा आपको एक डिफरेंट या एक फील कराती है, एक डिफरेंट फीलिंग के अंदर लेके आती है, तो वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद ज़्यादा चांसेस हैं कि जब आप सिगरेट पी रहे हो तो आपके स्मोकर्स के साथ ही एसोसिएशन होएगी, और स्मोकर्स के अंदर ही दोबारा कभी हैश वाला भी आ जाएगा या कभी और हेरोइन वाला भी आ जाएगा, तो आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे। क्योंकि आपने जब शुरू में बात की थी कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे शुरू होता है, वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के अंदर हर बंदा अपनी रीज़न के साथ हो सकता है। वो कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, वो खाली आपका एक इंक्विजिटिवनेस हो सकती है, आप डिफरेंट चीज़ों को अपना देखना चाहते हो, उसका एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि यार ये कैसा होता है, कोई भी रीज़न हो सकती है। तो लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप जब उस रिफ्यूज़ कर सको, उस रीज़न को आप आइडेंटिफाई करें। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप इनिशियली उसको स्टार्ट ही ना सके। आपको अपनी पर्सनैलिटी इतनी कंप्लीट होनी चाहिए जो घर में फैमिली ने करना, वो आपके फैमिली कल्चर और आपकी पेरेंटिंग मैं बहुत एम्फोसाइज करता हूँ कि पेरेंटिंग जो है ना, हमारे अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स को नहीं पता पेरेंटिंग क्या चीज़ होती है। पेरेंटिंग को आजकल तो गूगल है और आपके पास हर इन्फॉर्मेशन है। पेरेंटिंग को देखें कि पेरेंटिंग होती कैसे है, वहाँ से सीखें और बच्चे को बचपन से ही उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और डेवलपमेंट करें, और साथ में एक ड्रग एजुकेशन कि वो एक्सपोज होने वाला है। ड्रग मुआशरे के अंदर मौजूद है, हम इससे आंखें बंद नहीं कर सकते कि नहीं हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, ये कभी नशा नहीं करेगा। वो अवेलेबिलिटी है और उसका कोई भी रीज़न हो सकती है, वो फर्स्ट टाइम ट्राई कर ले, और जब वो ट्राई कर ले फिर वो बाद में बचेगा या नहीं बचेगा जो है वो फिर आपकी ज़िंदगी का वो तबाही की तरफ लेके जाने, वो फिर आपको आप रोक नहीं सकते उसको। ठीक हो गया। हसन, आपसे एक मुझे मैसेज चाहिए, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो लोग जो इसको कुछ भी नहीं समझ रहे और इस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, वो पेरेंट्स जिनको पता है उनके बच्चे जो हैं वो अब शायद वापस आने वाले नहीं हैं इस दिन से, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? देखें जी, मेरी यहाँ पर प्रेजेंस ही एक मैसेज है No doubt. कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सीक हेल्प एंड यू नीड टू रिमूव द स्टिग्मा। इट इज़ अ डिजीज़, ये कोई शख्सी खराबी जिसको कहना चाहिए या ये कोई आपके अंदर मॉरल कमी नहीं है। जिस तरह हमारी बैकवर्ड सोसाइटी के अंदर इसको ले लिया गया हुआ है, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन हमारे मुल्क में भी बहुत थ्राइव कर रही है, लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यही, जिस तरह हामिद साहब ने कहा था ना कि सीक्रेट मत रखें इस चीज़ को, छुपाए ना, पेरेंट्स ना ही फैमिली और ना ही जो बंदा सफ़र कर रहा है वो खुद। तो वी नीड टू सीक हेल्प, और इसके अंदर आपको प्रोफेशनल मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है, गाइडेड हेल्प की बहुत ज़रूरत है।
आप प्रोफेशनली इस चीज़ को ट्रीट करवाएं। और एक और चीज़ कि ये बाबों वाला तवीज़ धागों दम दरूदों वाला काम नहीं है। हमारी सोसाइटी का एक ये भी हिस्सा जी 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 जी। तो सबसे बड़ा मैसेज मेरा तो लोगों को यही है कि होपलेस बात बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ अ डिजीज़, इट कैन बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर बिल्कुल जी, डिजीज़। नाउमीदी तो वैसे ही कुफ्र है। सो आपको ये मिसाल दिखाने का मकसद ये था कि नामुमकिन कुछ नहीं होता। हामिद साहब, मुझे आपसे भी एक मैसेज चाहिए, देखने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला मेरा जो बहुत इम्पोर्टेंट जो मैसेज है वो यही है कि फर्स्ट यूज़ ना करें। पहले यूज़ से अपने आप को बचा लें, शायद आप पूरी एक जनरेशन को बचा लेंगे। उसके बाद आपकी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। दूसरा ये है कि फिर वो कल्चर, वो बॉन्ड क्रिएट किया जाए कि जहाँ पे आप एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। ह्यूमन टच रहना चाहिए फैमिलीज़ के अंदर। आजकल हम ह्यूमन टच से निकल गए क्योंकि गैजेट्स हमारे हाथ में आ गए हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे की साइकोलॉजी किधर जा रही है, वो क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, किधर जा रहा है, क्या किस चीज़ से एक्सपोज हो रहा है, किस चीज़ से नहीं हो रहा। तो हम उससे एक्वेंटेड रहना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ताकि जब ये चीज़ इनिशिएट हो आपको उसी वक्त पता चल जाए। और जितना जल्दी पता चल जाएगा उतनी जल्दी उसके ऊपर काम भी किया जा सकता है। वापसी का रास्ता भी उतनी जल्दी ही जो है वो बेहतरी का रास्ता मुमकिन हो सकेगा। अपनी ज़िंदगी से प्यार करें। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मेरे ख्याल से जो बहुत अहम चीज़ और बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है वो इंसान है। हमें अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा कुछ लग जाए तो इतनी तकलीफ़ होती है, किसी प्यारे को कुछ हो जाए बड़ी तकलीफ़ होती है। सो ये हम एमी मजाक में स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ही गैदरिंग में स्टार्ट कर देते हैं और आपको पता नहीं होता कि फिर ये आपकी ज़िंदगी के खात्मे का सबब भी बनती है। सो अपनी ज़िंदगी के साथ प्यार करें, अपने प्यारों के साथ प्यार करें। और खुदा न खास्ता अगर कोई मुतासर है तो रोशन रास्ता जैसे बहुत सारे ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर मौजूद हैं। सो वापसी का रास्ता भी मुमकिन है। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी महफूज बनाए। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।